नमस्कार। इस वीडियो में हम आधुनिक हिंदी कविता यानी छायावादोत्तर कविता में बाबा नागार्जुन द्वारा रचित कविता सिंदूर तिलकित भाल की सरल और स्पष्ट व्याख्या बताने जा रहे हैं। इस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं, आपके पाठ्यक्रम में कुल 22 कविताएं संकलित हैं। मैं सभी कविताओं पे वीडियो बनाऊंगा जो कि हमारे चैनल पर प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएंगे। चैनल पर प्लेलिस्ट बना दी गई है, वहाँ से आप उन्हें देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। कविता का शीर्षक है सिंदूर तिलकित भाल, यानी सिंदूर से सजा हुआ माथा। जब शादीशुदा महिलाएं जब अपने सर पे सिंदूर लगाती है, उसी को सिंदूर तिलकित भाल कहा गया है। बाबा नागार्जुन ने इस कविता की रचना की है। इस कविता में कवि की अपनी पत्नी की याद और प्रकृति से दूर एक निर्जन स्थान पर अकेलेपन की भावना को व्यक्त किया गया है। इस कविता में याद, अकेलापन और मानवीय संबंध की गहरी संवेदनाओं, गहरी भावनाओं को दर्शाया गया है। यह कविता एक प्रवासी व्यक्ति जो कि अपने घर से दूर है, प्रदेश में किसी स्थान पर रह रहा है, उस व्यक्ति की मानसिक पीड़ा, अकेलापन और अपने घर परिवार के लिए गहरे प्रेम और बीते हुए समय की याद को दर्शाया गया है। कवि अपने घर से दूर निर्जनता में है, जहां उन्हें अपनी पत्नी और अपने मातृभूमि की याद सता रही है। आइए इस कविता की पंक्ति दर पंक्ति व्याख्या करते हैं। मैं इसे एक एक पंक्ति को पढ़ूंगा और फिर उसकी सरल और स्पष्ट व्याख्या बताता चलूँगा। तो आइए देखते हैं। कवि लिखते हैं, घोर निर्जन में परिस्थिति ने दिया है डाल, याद आता है तुम्हारा सिंदूर तिलकित भाल। यहाँ कवि कह रहे हैं कि मुझे परिस्थितियों ने एक भीषण परिस्थिति में, एकांत में, सुनसान स्थिति में डाल दिया है, जहाँ उस निर्जनता में भी कवि को अपने प्रिय का चेहरा याद आता है, जिस पर सिंदूर लगा हुआ है। सिंदूर तिलकित भाल यानी तुम्हारा सिंदूर लगा हुआ सर हमें दिखाई दे रहा है। कौन है वह व्यक्ति जिसको चाहिए न समाज? कवि यहाँ प्रश्न करते हैं कि ऐसा कौन सा व्यक्ति है जो समाज से इतर रह सकता है। जैसा कि हम जानते हैं, मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है, हर किसी को समाज में रहने की आवश्यकता है। तो कवि इस प्रश्न को यहाँ उद्घाटित कर रहे हैं कि कौन है वह व्यक्ति जिसको चाहिए न समाज, कौन है वह एक जिसको नहीं पड़ता दूसरे से काज। यानी इस संसार में कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है जो समाज से इतर होकर रहे। ऐसा कोई नहीं है जिसे किसी दूसरे व्यक्ति से काम ना पड़े। हर किसी को एक दूसरे की मदद की ज़रूरत पड़ती है। अगली पंक्ति में कवि कहते हैं, चाहिए किसको नहीं सहयोग, चाहिए किसको नहीं सहवास। फिर यहाँ कवि कहते हैं कि हर किसी को सहयोग की आवश्यकता होती है, हर किसी को सहवास की आवश्यकता होती है। कोई अकेलेपन में नहीं रह सकता। सहवास यानी साथ में वास करना, यानी साथ में रहने की आवश्यकता होती है। कोई व्यक्ति अकेला नहीं रह सकता। यहाँ अकेलेपन के भाव को कवि यहाँ उद्घाटित करते हैं। वह प्रश्न करते हैं कि चाहिए किसको नहीं सहयोग, चाहिए किसको नहीं सहवास। आगे की पंक्ति में कवि लिखते हैं कि कौन चाहेगा कि उसका शून्य में टकराए यह उच्छ्वास। उच्छ्वास यानी श्वसन यानी सांस। तो शून्य यानी जहाँ कुछ भी नहीं हो, जीरो यानी शून्य, यानी कुछ भी नहीं हो जहाँ। कौन ऐसा व्यक्ति होगा जो चाहेगा कि उसकी सांस, उसकी चाहते, उसकी भावनाएं खालीपन में टकराए और बिखर जाए। यह भावनात्मक नाखुशी का बयान यहाँ कवि दे रहे हैं। इसके बाद की पंक्तियों में वे लिखते हैं कि हो गया हूँ मैं नहीं पाषाण, जिसको डाल दे कोई कहीं भी, करे वह कभी कुछ न विरोध, करेगा वह कुछ नहीं अनुरोध, वेदना नहीं उसके पास, उठेगा फिर कहाँ से निश्वास, मैं न साधारण सचेतन जंतु, यहाँ हाँ ना किंतु और परंतु, यहाँ हर्ष विषाद चिंता क्रोध, यहाँ है सुख दुख का बोध, यहाँ है प्रत्यक्ष और अनुमान, यहाँ स्मृति विस्मृति सभी के स्थान,
तभी तो तुम याद आती प्राण। यहाँ कवि कह रहे हैं कि मैं पाषाण नहीं हो गया हूँ, पाषाण यानी पत्थर, मैं पत्थर का नहीं हो गया हूँ। कवि यहाँ मानवीय संवेदनाओं को स्पष्ट कर रहे हैं कि वे मानव है, पत्थर नहीं। जिसको कहीं भी डाल दे वह कोई विरोध नहीं करेगा, वह कुछ भी अनुरोध नहीं करेगा, उसके पास कोई संवेदना नहीं है, कोई वेदना नहीं है उसके पास। तो फिर अगर उसकी भावनाओं को दबा दे तो वो उसकी साँसें कहाँ से उठेंगी? मैं न साधारण सचेतन जंतु, यहाँ हाँ ना किंतु परंतु, यहाँ हर्ष विषाद चिंता क्रोध। यानी वे कहते हैं कि मैं निर्जीव नहीं हूँ, मैं एक सचेतन जंतु हूँ। यानी हमारे पास चेतनाएँ हैं, संवेदनाएँ हैं। यहाँ हाँ और ना है, किंतु और परंतु है, हमारे मन में शंकाएँ हैं, हर्ष है, खुशी है, विषाद है, दुःख है, चिंता, क्रोध, हर तरह की भावनाएँ हमारे अंदर है। मैं एक सचेतन मानव हूँ। यहाँ है सुख और दुःख का अवबोध, यहाँ है प्रत्यक्ष और अनुमान। यानी हमारे सामने भी प्रत्यक्ष भी सब कुछ है, हम अनुमानित भी करते हैं कि ऐसा होगा, ऐसा होगा। यहाँ स्मृति विस्मृति सभी के स्थान, तभी तो तुम याद आती हो प्राण। यानी यहाँ स्मृति और विस्मृति सभी के स्थान है। यानी जो याद है, जो भूल गया, सबको कवि वरीयता देते हैं। तभी तो तुम याद आती हो प्राण। यानी वो अपने प्रिय अपनी पत्नी को याद करते हुए कहते हैं कि तभी तो मैं तुम्हें याद कर रहा हूँ। हो गया हूँ मैं नहीं पाषाण, याद आते स्वजन। यानी मैं पत्थर का नहीं हो गया हूँ, मैं मानव हूँ, सचेतन मानव हूँ, मैं पत्थर का नहीं हो गया हूँ। मुझे अपने लोग याद आते हैं, स्वजन यानी स्व और जन, अपने लोग मुझे याद आते हैं। जिनकी स्नेह से भीगी अमृतमय आँख, स्मृति विहंगम को कभी थकने न देगी पाँख। यानी जिनकी स्नेह से भीगी अमृतमय आँख, वे लोग जिनकी आँखें स्नेह से भीगी हुई थी, उनके प्रेम भरे आंसू वे अमृतमय जीवनदायी स्मृतियाँ हैं। स्मृति विहंगम को कभी थकने न देंगे पाख। यानी उनकी स्नेह भरी आंखें विस्मृति के विहंगम यानी विहंग यानी उड़ान को थकने नहीं देंगी। यानी स्मृतियाँ लगातार उन्हें कवि को जीवित रखेंगी, कमज़ोर नहीं पड़ने देगी। आगे की पंक्ति में कवि कहते हैं, याद आता मुझे अपना वह तरुणी ग्राम, याद आती लीचियाँ वे आम, याद आते मुझे मिथिला के रुचिर भूभाग, याद आते धान, याद आते कमल कुमुदनी ताल मखान, याद आते शस्य श्यामल जनपदों के रूप गुण अनुसार ही रखे गए वे नाम, याद आते वेणुवन के नीलिमा के निलय अति अभिराम। यहाँ कवि बता रहे हैं कि याद आता मुझे वह तरुणी ग्राम, वो अपने यहाँ तरुणी उनके गांव का नाम है जो उन्हें स्मृतियों में याद आ रहा है। याद आती वे लीचियाँ वे आम, यानी लीची और आम जो उनके गांव में था वे उन्हें याद आ रहा है। याद आते मुझे मिथिला के रुचिर भूभाग, याद आते धान। यानी मिथिला क्षेत्र के बाबा नागार्जुन थे, तो उन्हें अपना मिथिला क्षेत्र याद आ रहा है जहाँ रुचिर भूभाग यानी सुंदर सा भूभाग, भू परिदृश्य जो मोहक है उन्हें याद आ रहा है। वहाँ धान की खेती होती है तो खेतों में उगे धान की स्मृति ग्रामीण जीवन और उपज का प्रतीक है, वह उन्हें स्मृति में याद आ रहा है। याद आते कमल कुमुदनी ताल मखान, यानी ताल यानी तालाब, तालाबों के फूल और जल जीव कमल कुमुदनी आदि सब उन्हें याद आ रहे हैं। आगे कवि कहते हैं कि याद आते सस्य श्यामल जनपदों के रूप गुण अनुसार ही रखे गए वे नाम। यानी सस्य यानी धरती, यानी जनपद, जन और पद
यानी जहाँ लोग रहते हैं, जो धरती, जिनका नाम उनके अनुरूप, उनके रूप और गुण के अनुसार उनका नाम रखा गया है, वो सब इनके स्मृतियों में याद आ रहा है। आगे की पंक्ति में कवि लिखते हैं, याद आते वेणु बन के नीलिमा के निलय अति अभिराम। यानी गांव की सुंदर प्रकृति, जो बगीचे में नीलिमा के निलय अति अभिराम, उन्हें याद आ रहे हैं। आगे की पंक्ति में कवि कहते हैं, धन्य वे जिनके मृदुलतम अंक हुए थे मेरे लिए प्रियक। मृदुलतम यानी कोमल, अंक यानी हाथ, प्रयक यानी कि पालना, जिसमें बच्चे को खिलाया जाता है। तो कवि यहाँ कहना चाह रहे हैं कि वे लोग बहुत धन्य थे जिन्होंने मुझे पाला पोसा, जिनके गोद में मैं खेला। उसके बाद की पंक्ति में वे लिखते हैं, धन्य वे जिनकी उपज के भाग अन्न पानी और भाजी साग, फूल फल और कंदमूल, अनेक विध मधुमांस, विपुल उनका ऋण, सधा न सकता मैं दसमांस। यानी वे लोग धन्य हैं जिनकी उपज से अन्न पानी और भाजी साग उन्हें मिला, फल फूल कंदमूल और अनेक भोज्य पदार्थ उन्हें मिले। वे लोग धन्य हैं, वे उनके प्रति कृतज्ञता व्यक्त करते हैं। विपुल उनका ऋण, यानी उनका ऋण हम पे व्यापक है, और मैं उसका दसमांश भी, यानी उस उनके उपकार का 10वां अंश भी मैं उन्हें नहीं सधा सकता हूँ। यानी मैं उसके 10वां अंश को भी वापस नहीं कर सकता। आगे की पंक्ति में वे लिखते हैं कि ओह यद्यपि पर गया हूँ दूर उनसे आज, हृदय से पर आ रही आवाज़, धन्य वे जन वही धन्य समाज, यहाँ भी तो हूँ न मैं असहाय, यहाँ भी है व्यक्ति और समुदाय, किंतु जीवन भर रहूं फिर भी प्रवासी ही कहेंगे हाय। कहते हैं कि यद्यपि मैं प्रवासी हो गया हूँ, अपने समाज से दूर हो गया हूँ, लेकिन हृदय से आ रही है यह आवाज़ कि वे लोग जिनके साथ मैं रहा, वे धन्य थे, वे समाज बहुत धन्य था। वे उनके प्रति कृतज्ञ आदर का भाव यहाँ, कृतज्ञता का भाव यहाँ बता रहे हैं। फिर वे कहते हैं कि यहाँ भी तो हूँ ना मैं असहाय, यानी मैं यहाँ असहाय नहीं हूँ, यहाँ भी हमारे आसपास व्यक्ति और समुदाय रह रहे हैं, किंतु जीवन भर रहूँ फिर भी वे लोग हमें यहाँ प्रवासी ही कहेंगे, यानी बाहर से आया हुआ ही कहेंगे। उसके बाद कवि कहते हैं कि मरूंगा तो चीता पर दो फूल देंगे डाल, समय चलता जाएगा निर्बाध अपनी चाल। यानी मृत्यु पर लोग सिर्फ औपचारिकता पूरी करने के लिए श्रद्धांजलि तो दे देंगे, दो फूल चढ़ा देंगे। सामाजिक रूढ़ी को यहाँ वो बता रहे हैं कि मरने के बाद दो फूल चढ़ा देंगे, लेकिन जो समय है वह निरंतर आगे निर्बाध, यानी बिना बाधा के आगे चलता जाएगा। सभी भूल जाएंगे, किसी को कोई मतलब नहीं रहेगा। फिर उसके बाद कवि लिखते हैं कि सुनोगी तुम उठेगी हुक, मैं रहूँगा सामने तस्वीरों पर मूक। यानी वे अपनी प्रेयसी को याद करते हैं, अपनी पत्नी प्रेमिका को याद करते हैं। कहते हैं कि जब तुम सुनोगी कि मैं मर गया हूँ तो तुम्हारी हुक उठेगी, तुम्हारी वेदना की प्रतिक्रिया होगी, तुम मतलब बेचैन होगी, और मैं रहूँगा सामने तस्वीरों पर मूक, यानी हमारी फ़ोटो लग जाएगी उस पर मैं चुप रहूँगा। शांध नभ में पश्चिमांत समान, लालिमा का जब करुण आख्यान, सुना करता हूँ सुमुखी उस काल। यानी सांध्य नभ यानी संध्या के समय नभ में, पश्चिमांत समान यानी शाम के समय में आकाश में जब सूर्य अस्त होते रहता है, डूबते रहता है, तो लालिमा का जब करुण आख्यान मैं सुनता हूँ तो सुमुखी उस काल याद आता है तुम्हारा सिंदूर तिलकित भाल। सुमुखी अंदर यानी कि सुंदर मुख वाली, वो अपनी प्रेमिका को यहाँ संबोधित कर रहे हैं कि जब संध्या के समय में जब सूर्य को अस्त होते हुए देखता हूँ तो मुझे तुम्हारा सिंदूर तिलकित भान,
याद आता है। इस कविता में कवि ने अपने अकेलेपन और स्मृतियों की गहराई को व्यक्त किया है। वह किसी प्रिय व्यक्ति यानी अपने पत्नी जीवन संगिनी को याद करते हुए कहते हैं कि कठिन परिस्थितियों और गहन एकांत के बीच भी हमें तुम्हारी याद आ रही है। विशेष रूप से तुम्हारे सिंदूर तिलकित भाल हमें याद आते रहते हैं। यह सिंदूर न केवल प्रेम का प्रतीक है, बल्कि जीवन, संबंध और अपनत्व की भी पहचान है। तो इस प्रकार इस कविता की व्याख्या मैंने की। आशा करता हूँ आपको सब समझ में आया होगा। और भी आपके पाठ्यक्रम में जितनी रचनाएँ संकलित हैं, उन पर वीडियो बनाई जा रही है। वो आपको हमारे चैनल पर प्लेलिस्ट में मिल जाएँगे। वीडियो अच्छा लगा हो तो अपने दोस्तों के साथ साझा करें। अपने क्लास के ग्रुप्स में आप इसे भेज सकते हैं। थैंक यू।